विद्यार्थियों, पिछली वीडियो के अंतर्गत पाठ फर्स्ट के अंतर्गत अध्याय 17 में ऊर्जा संसाधन की अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें से ऊर्जा संसाधनों के स्रोत परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत, वैकल्पिक स्रोत जिनके बारे में जानकारी ली थी। इसके अलावा कोयला उत्पादन और कोयले के प्रकारों के बारे में भी अपन ने जानकारी ले ली थी, और यहाँ पे गोंडवाना लैंड और ट्रसरी युगीन कोयले के बारे में भी अपन ने समझा था उसी वीडियो के अंतर्गत। उसके बाद में हमने पेट्रोलियम के बारे में समझना प्रारंभ किया था और पेट्रोलियम के उत्पादन क्षेत्र तक हमने जानकारी ले ली थी। अब विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के अंतर्गत में आपको भारत में प्रमुख तेल शोधनशालाएं या रिफाइनरियों के बारे में चर्चा विमर्श करेंगे कि जो प्राप्त खनिज तेल है उसका शोधन किस प्रकार से किया जाता है और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रमुख तेल शोधनशाला रिफाइनरी। भारत में कुल 22 ऑयल रिफाइनरी कार्यरत है। कितनी कार्यरत है? 22 ऑयल रिफाइनरी कार्यरत है, जिनमें से 17 सार्वजनिक, 2 संयुक्त, 3 निजी क्षेत्र में कार्यरत है। अर्थात 17 तो सरकारी है, 2 अर्ध सरकारी है और 3 प्राइवेट कंपनियां हैं। सोनमती गुवाहाटी डिगबोई रिफाइनरी ये असम में है। बरौनी बिहार में स्थित है। कोयली गुजरात में स्थित है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। मथुरा उत्तर प्रदेश में। कोच्चि केरल में। मंगलोर कर्नाटक में और मुंबई महाराष्ट्र में। पानीपत हरियाणा में प्रमुख रिफाइनरियां हैं। ये ध्यान रखिएगा। इतनी सारी अपने भारत के अंतर्गत रिफाइनरियां हैं जो कच्चे तेल का शोधन करती है। संयुक्त क्षेत्र में कार्यरत 2 रिफाइनरियां भारत ओमान रिफाइनरी बोना मध्य प्रदेश, HPCL रिफाइनरी बठिंडा पंजाब में कार्यरत है। HPCL कहाँ पे स्थित है? बठिंडा पंजाब में स्थित है। जबकि निजी क्षेत्र में कार्यरत तीनों रिफाइनरियां गुजरात के जामनगर, SR वाडीनार में स्थित है। तीनों जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं वो कहाँ पे? गुजरात के जामनगर में, जो रिलायंस इंडस्ट्री के अधीन है। अर्थात जो किसके अधीन है? रिलायंस के अधीन है। आगे देखिएगा, रिफाइनरियों द्वारा तेल उत्पादन की इकाइयाँ। अब देखो इनकी इकाइयाँ किस तरह से है। यहाँ पे MMTPA है, तो यह इकाई का नाम क्या है? MMTPA। रिफाइनरियों द्वारा तेल उत्पादन की इकाई को क्या कहते हैं? MMTPA। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। मिलियन मीट्रिक टन पर एनुअल ईयरली, अर्थात ये उत्पादन क्षमता है इकाई ये तेल की। अब हम पढ़ते हैं पाइपलाइन। जिस प्रकार से विश्व की भूगोल के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे पार्ट के अंतर्गत, वहाँ पर भी हमने पाइपलाइन की बात की थी और यहाँ पर भी अपन पाइपलाइन की बातें करते हैं। पाइपलाइन, भारत में 13,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है। जिसके द्वारा किसका परिवहन किया जाता है? प्राकृतिक गैस और पेट्रोल का परिवहन किया जाता है। भारत में प्रथम पाइपलाइन असम में नाहरकटिया से बरौनी बिहार तक बिछाई गई, जिसकी लंबाई 1152 किलोमीटर। जिसकी लंबाई कितनी है? 1152 किलोमीटर। और दूसरी पाइपलाइन है बम्बे हाई से कोयली गुजरात तक डाली गई है। कहाँ तक डाली गई है? कोयली गुजरात तक। HVJ पाइपलाइन हजारी महाराष्ट्र से विजयपुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक है। इसके अलावा देखिएगा आगे तक 1750 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। अंडरग्राउंड अर्थात भूमिगत पाइपलाइन है, 1750 किलोमीटर लंबी। सलाया कच्छ की खाड़ी से मथुरा उत्तर प्रदेश तक इसकी एक शाखा बम्बई हाई से कोयली होते हुए मथुरा तक अशुद्ध तेल पहुंचाने का काम करती है। अशुद्ध तेल का मतलब है खनिज तेल को पहुंचाने का ये काम करती है। अब आगे विद्यार्थियों अपन बात करेंगे जल विद्युत की। तो देखिए, जल विद्युत को सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफ़ेद कोयला, वाइट कोयला, है ना। जल को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन की सहायता से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। अर्थात ऊंचाई से
पानी को गिराया जाता है और टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पादन की जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप चूलिया जलप्रपात पर ऐसा देख सकते हो चित्तौड़गढ़ में। जल विद्युत एक सस्ता स्वच्छ नवीनीकरण संसाधन है। जल विद्युत का उपयोग घरेलू कार्य, उद्योग तथा परिवहन के लिए होता है। अब जल विद्युत के विकास के बारे में देखिए। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत उत्पादन 1897 में दार्जिलिंग में शुरू हुआ। कहाँ पे शुरू हुआ था? दार्जिलिंग में। जो दार्जिलिंग कहाँ पे? असम में। कावेरी नदी के शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है। कावेरी नदी के दार्जिलिंग कर्नाटक, शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक में है, सॉरी असम में नहीं। भारत के प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना की गई थी। 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना की गई। वर्तमान में 18 राज्य विद्युत बोर्ड स्थापित है, अर्थात 18 राज्य विद्युत बोर्ड स्थापित है। विभिन्न राज्यों की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं। आंध्र प्रदेश, इसकी परियोजना है नागा अर्जुन सागर, निजाम सागर। ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनसे इनको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। पंजाब को कहाँ से प्राप्त होती है? बाखड़ा बांध से प्राप्त होती है। और उत्तराखंड को कहाँ से प्राप्त होती है? टिहरी बांध से। और झारखंड को प्राप्त होती है विद्युत ऊर्जा स्वर्ण रेखा, अर्थात ये बांध है वहाँ की। और राजस्थान को प्राप्त होती है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और माही बजाज सागर से। इन तीनों से अपने को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। उड़ीसा को हीराकुंड, महाराष्ट्र को कोयना बांध से, कर्नाटक को शिव समुद्र और जोग जलप्रपात से प्राप्त होती है। तमिलनाडु पाइकारा और केरल को पेरियार, उत्तर प्रदेश को रिहंद प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं प्राप्त की जाती है या इनकी परियोजनाएं हैं। अब हम बात करते हैं आणविक ऊर्जा की। आणविक ऊर्जा अर्थात आणविक ऊर्जा का मतलब है परमाणु जिसको अपन कहते हैं, या रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनसे किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। देखिए, आणविक ऊर्जा रेडियो एक्टिव पदार्थों के विखंडन से प्राप्त होती है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थों में भी सबसे ज़्यादा 92 यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? 92 यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में कुल ऊर्जा का 3% आणविक ऊर्जा से प्राप्त होता है। यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा 20,000 किलोग्राम कोयले से प्राप्त ऊर्जा से भी अधिक होती है। कहने का मतलब देखो, 1 किलोग्राम यूरेनियम से जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी वो 20,000 किलोग्राम कोयले को जलाने पर जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसके समकक्ष होती है। आणविक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जर्कोन, ग्रेफाइट और एल्मेनाइट हैं। इन सब पदार्थों से आणविक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पे आप समझना थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई विद्यार्थी जैसे रिट की तैयारी करने वाले हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो 100% इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार एग्जाम में, रेलवे का हो किसी का भी हो, हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो वह भी ध्यान से सुनिएगा। यूरेनियम सिंहभूमि झारखंड से प्राप्त होता है। राजस्थान, नेल्लार, आंध्र प्रदेश, कल्लू घाटी, हिमाचल में पाया जाता है। ये थोरियम कहाँ प्राप्त होता है? भारत में सर्वाधिक थोरियम केरल में मोनोजाइट से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? मोनोजाइट से। और बेरिलियम के लिए देखिएगा, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश के अभ्रक खनन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। और ग्रेफाइट प्राप्त होता है उड़ीसा की कालाहांडी, बिहार के भागलपुर, आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र से प्राप्त होता है। जिरकोन तथा एल्मेनाइट केरल से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अपन परमाणु शक्ति का विकास। देखिएगा, परमाणु शक्ति का विकास किस प्रकार से होता है। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। ध्यान रखना, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा भारत में परमाणु शक्ति के विकास के जन्मदाता माने जाते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 कब हो गई थी? 1948 में। तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में स्थापित की गई, जिसका 1967 में नाम
बाबा अनुसंधान केंद्र रखा गया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की गई, जिसके अधीन 10 परमाणु शक्ति ग्रह है। कितने परमाणु शक्ति ग्रह है? 10। वर्तमान में 17 परमाणु रिएक्टर संचालित है, जिनकी उत्पादन क्षमता 4800 मेगावाट है। कितनी है? 4800 मेगावाट। वर्तमान में 17 अपने पास में परमाणु रिएक्टर संचालित है। अब देखिएगा भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रह कौन कौन से हैं। तो भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रह तारापुर महाराष्ट्र, यह भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान, केगा कर्नाटक, ठीक है ना, कलपकम तमिलनाडु में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में और कारकापार गुजरात में स्थित है। ये सब परमाणु विद्युत ग्रह है। अब बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की। तो देखिएगा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, उनके लिए भी अपन पढ़ लेते हैं। तो भारत में 1982 में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1982 में गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। 1987 में IRDA भारतीय नवीनीकरण विकास एजेंसी की स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई। किसकी? IRDA भारतीय नवीनीकरण विकास एजेंसी की स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई। इसका प्रमुख कार्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास तथा उपयोग के लिए योजना बनाना है। अब इनमें है पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता 45,000 मेगावाट है। कितनी है? 45,000 मेगावाट है। भारत का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 1986 में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में। ध्यान रखना, विश्व की दूसरी एवं एशिया का विशालतम पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के मुप्पड्डाल कन्याकुमारी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र USA के कैलिफोर्निया में स्थित है, अर्थात यूनाइटेड अमेरिका में कैलिफोर्निया में स्थित है। पवन ऊर्जा उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम तथा राजस्थान का 5वां स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा में 5वां स्थान है। अब आगे देखिएगा सौर ऊर्जा, इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बहुत सटीक बातें बता रहा हूँ, ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम हो या किसी भी कंपटीशन का भी अगर आप तैयारी करोगे आगे जाके तो बहुत महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थियों आपके लिए ये सब वीडियो। सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर उत्पादित की जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष में 300 से अधिक दिनों तक सूर्य की धूप प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का प्रयोग पानी गर्म करने, भोजन बनाने, विद्युत उत्पादन में किया जाता है। सौर फोटोवोल्टिक और प्रौद्योगिकी से सौर ऊर्जा को सीधे ही बिजली या विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा से भोजन बनाने की प्रणाली तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश वह सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वाटर हीटर बिट्स पिलानी में स्थित है। सौर ऊर्जा के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन कार्यक्रम 11 जनवरी 2010 को प्रारंभ किया गया, जिसके तहत 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। सौर ऊर्जा उत्पादन में गुजरात प्रथम व राजस्थान द्वितीय स्थान पर आता है। अब आगे देखिएगा जैविक ऊर्जा, इसका अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद में आपका ये 17वां अध्याय 2 पार्ट में समाप्त हो जाएगा। तो जैविक ऊर्जा देखिए, कृषि अवशेष, पेड़ पौधों व पशुओं के गोबर से प्राप्त जो अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है उसे जैविक ऊर्जा कहते हैं। जेट्रोपा शक्तिशाली जीवाश्म ईंधन है या जैव ईंधन है जेट्रोपा, ठीक है, जिससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। जेट्रोपा एक वनस्पति है ये, है ना, और अपने राजस्थान में इसकी खेती भी की जाती है, जो रेतीले मरुस्थल के अंतर्गत बायोडीजल प्राप्त करने के लिए। जैव ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने और उष्णता प्राप्त करने में भी किया जाता है। प्रमुख जैव ऊर्जा संयंत्र तानुक
आंध्र प्रदेश, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, अंकलेश्वर गुजरात, बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। तो इस प्रकार से यह आपका अध्याय 17 बिल्कुल मेरी तरफ से समाप्त हुआ। विद्यार्थियों, अगली वीडियो के अंतर्गत अध्याय 18 की अपन चर्चा करेंगे। कृषि से संबंधित जो अध्याय रहेगा वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। केवल आप इनको ध्यान से सुनते जाइए और आपके एग्ज़ाम की फिक्र छोड़ दीजिए, दिमाग में से टेंशन हटा दीजिए, बाकी सब कुछ आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए, कहिए, क्योंकि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ ये शायद आप ही समझ पा रहे हो अगर वीडियो को सही तरीके से आप देख रहे होंगे तो। धन्यवाद सभी को।